गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने दक्षिण गंगा गोदावरी के बारे में लेखक का अनुभव पढ़ा था कि वो वहाँ कोवूर स्टेशन से पहुँचने आगे निकलने के बाद देखते हैं कि गोदावरी कैसी लगती है और बादलों का और पहाड़ियों का वर्णन हुआ था। अब आज हम आगे पढ़ेंगे कि जो बादलों की परछाई गोदावरी में दिखाई दे रही थी वो कैसी लग रही थी। ऊपर की और नीचे की झाई के कारण इस सारे दृश्य पर वैदिक प्रभात की शीतल और स्निग्ध सुंदरता छाई हुई थी। क्योंकि यह दृश्य सुबह सुबह का था तो लेखक कह रहे हैं कि बादलों की जो काली काली छाया दिखाई दे रही थी उस सारे दृश्य के ऊपर वैदिक प्रभात का मतलब है कि जिसमें भगवान या देवताओं का भी कुछ ना कुछ सहयोग या योगदान रहता है। ऐसा सुप्रभात या प्रातः काल की जो सुबह है वह शीतल और स्निग्ध का मतलब है स्नेह युक्त, जिसमें कोई प्यार भरा एहसास होता है, ऐसी सुंदरता छाई हुई थी जब वह सुबह सुबह या प्रातः काल के समय गोदावरी मैया के दर्शन कर रहे थे। और पहाड़ी पर कुछ उतरे हुए धोले धोले बादल तो बिल्कुल ऋषि मुनियों जैसे लगते थे। यहाँ पर लेखक मानवीकरण के माध्यम से हमको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी वहाँ दृश्य हैं उन सब में ऐसा आभास हो रहा था जैसे मनुष्य का ही कोई ना कोई रूप वहाँ पर कार्य कर रहा है। जैसे पहाड़ी पर उतरे हुए धोले धोले अर्थात सफ़ेद बादल बिल्कुल ऋषि मुनियों जैसे लग रहे थे। क्योंकि ऋषि मुनि कैसे होते हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए होते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही दृश्य वहाँ उन्हें ये दिखाई दे रहा था, वैसा ही लग रहा था। इस सारे दृश्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है? लेखक कालेलकर जी कह रहे हैं कि जो मैंने देखा वो सारा दृश्य मैं शब्दों के माध्यम से आपको नहीं बता सकता हूँ। और यह इतना सारा पानी कहाँ से आता होगा, ये भी प्रश्न मेरे मन में ही चल रहा है कि गोदावरी के अंदर जो जल आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ होगा या कहाँ से आता हुआ होगा। यह प्रश्न स्वयं उनके मन में भी आ रहा है। विपत्तियों में से विजय सहित पार हुआ राष्ट्र जिस तरह वैभव की नई नई छटाएं दिखलाता है और चारों तरफ अपनी समृद्धि फैलाता जाता है, उसी तरह है गोदावरी का अखंड प्रवाह पहाड़ों में से निकलकर अपने गौरव को साथ लिए हुए आता दिखाई पड़ता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार कष्टों से कोई देश जब विजय पार कर लेता है या कोई राष्ट्र जब किसी कारण से या किसी मुसीबत या कठिनाई या कष्ट को पार करके विजय हासिल कर लेता है और फिर उसके बाद वो अपने वैभव की गौरव की नई छटाएं दिखलाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर गोदावरी मैया का या नदी का जो अखंड प्रवाह है वो भी पहाड़ों में से निकलकर अर्थात अनेक कष्टों को सहते हुए अपने गौरव और वैभव को साथ लिए हुए आता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि जो गोदावरी नदी है वो शुरू से ही इतने प्रवाह और इतने पानी के साथ नहीं निकलती है, वो बीच में जो भी पहाड़ों रूपी कठिनाइयों उनको पार करते हुए आगे बढ़ती है। उसके बाद छोटे बड़े जहाज तो नदी के बच्चे हैं जो उसके अंदर चल रहे हैं, जो माता के स्वभाव से परिचित होने के कारण उसकी गोद में मन माना नाचें, खेलें, उछलें और कूदें, तो उन्हें इससे रोकने वाला कौन है। अर्थात गोदावरी मैया में जो जहाज पानी के चल रहे हैं उनको नदी के बच्चे कहते हुए लेखक कह रहे हैं कि वो अपनी माता की गोद में खेल रहे हैं, उनको खेलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये भी यहाँ पर मानवीकरण किया गया है कि गोदावरी को माँ की संज्ञा देते हुए और जहाज को उनके बच्चे बना दिया गया है। लेकिन बच्चों की उपमा तो इन नावों की अपेक्षा प्रवाह में जहाँ तहाँ पड़ते हुए भंवरों को देनी चाहिए। लेखक साथ के साथ एक बात और बता रहे हैं कि नदी में भंवर आते रहते हैं गोल गोल, ठीक है, पानी के प्रवाह के कारण। तो कह रहे हैं कि बच्चों की उपमा अर्थात नदी के बच्चों को जहाज की बजाय भंवरों को नदी के बच्चे कहना चाहिए। क्योंकि कुछ देर दिख पड़े, थोड़ी ही देर में भयानक तूफान का स्वांग रचा और एक ही पल में खिल खिल कर हंस पड़ेगे भंवर। कभी तो गोल गोल होकर नदी में घूमने लग जाते हैं, कभी एकदम से तूफान का रूप ले लेते हैं और फिर एक ही पल में शांत होकर खिल खिल कर हंस पड़ते हैं।
और ये भंवर न जाने कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। लेखक कह रहे हैं कि नदी में ये भंवर अकस्मात अर्थात एकदम से आते हैं, एकदम से ही तूफान का रूप धारण कर लेते हैं और एकदम से ही शांत हो जाते हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि ये भंवर कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। तो आज हम इसमें इतना ही जानेंगे। कल हम इस यात्रा वृत्तांत को आगे पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।